नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के हाथरस के गांव फुलरई में सत्संग के बाद मची भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और अब सवाल उठ रहे हैं कि जिस संख्या में सत्संग में लोग बुलाए गए थे, भीड़ जुटाई गई थी, क्या उन्हें संभालने के लिए इंतजाम पूरे हुए थे या नहीं। दिखाते हैं हाथरस से आपको ये रिपोर्ट। सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग किसी आध्यात्मिक शांति या ज्ञान की तलाश में आए होंगे, जान देकर लौटे शवों की शक्ल में। अभी तक हमारे पास 116 की पुष्टि हुई है, इसमें से 27 डेड बॉडीज़ जो हैं एटा मोर्चुरी में हैं और बाकी हाथरस में हैं और कुछ घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम के लिए अलग अलग जगह पर डेड बॉडीज़ भेजी गई हैं और प्रयास यही है कि जो घायल हैं उनका अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी इलाज कराया जाए। इसमें कोई एफआईआर भी दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज हो रही है। दोपहर तक विराट तंबू के नीचे जो बैठा जनसमूह था, वो शाम होते होते रोते बिलखते अपनों को खोजते लोगों के हुजूम में बदल गया। कहीं कोई बच्चा अपनी माँ के शव के पास बैठा है, तो कहीं कोई बुजुर्ग किसी सहारे के इंतजार में। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई इसमें? जाने अब मन्ना गिनने भैया ने कितने का नकी भैया। कितना बता रहे हैं? आप भी उस सत्संग में थी? क्या क्या चल रहा था? भैया कहाँ पर चला रही? कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पवन के ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी इसलिए? ज्यादा। हादसे की खबर आते ही सरकारी अमला हाथरस की ओर दौड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जांच के लिए एक कमेटी गठित की। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री योगी, मायावती और अमित शाह समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर घटना पर संवेदना जताई। हादसे के शिकार कई लोगों को अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया। इस हादसे में जान गई है। हाथरस के हादसे की खबर लोकसभा को प्रधानमंत्री ने दी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा के धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रही बहस के दौरान उन्होंने इस दुखद घटना पर शोक जताया। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। हाथरस में बड़ी ट्रेजेडी हुई है और मैं सबको कंडोलेंसेस देता हूं। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक हर कोई इस हादसे से दुखी नजर आया। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। जिस बाबा के आश्रम में ये त्रासदी हुई, उसका नाम नारायण सरकार हरि है। वो गेरुए कपड़े नहीं पहनता, सफेद सूट पैंट और टाई में रहता है। एटा में ही पढ़ाई के बाद उसने आईबी में नौकरी की और फिर अध्यात्म की ओर मुड़ा। लेकिन उसका यह आध्यात्मिक सफर बहुत सारे लोगों के लिए फिलहाल जानलेवा साबित हुआ है। मुझे ये मालूम पड़ा है कि ये बर्खास्तशुदा पुलिसकर्मी है और इनके ऊपर 5-6 केसेस ऐसे हैं जिसमें यौन अपराध भी शामिल हैं।
और इनकी भाव भंगिमा से ये बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता है कि आईबी में कभी रहे हैं। आईबी का आदमी कभी ये नहीं कहता कि मैं आईबी में रहा हूँ। और जिस तरीके की ये अशोभनीय कृत्य कर रहे हैं, मुझे तो इससे भी लगता है कि इनके जो अतीत है उसके बारे में जांच होनी चाहिए। एनडीटीवी इंडिया के लिए मुकेश, रणवीर और अश्विनी चंद्राकर की रिपोर्ट। और मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में बीमा की रकम हड़पने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक ही महिला की एक बार से ज्यादा मौत दिखाकर 70 लाख रुपए ले लिए गए। कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। कंचन पई और पवित्रा पई, महिला एक लेकिन नाम अलग और मौत भी अलग अलग साल में। पहले 2021 में मौत हुई, फिर 2023 में। दोनों मौतों के लिए 70 लाख रुपए की अलग अलग बीमा की रकम हड़पी जा चुकी है। दोनों बार मौत की वजह हार्ट फेल ही दिखाई गई। अब धांधली पकड़ी गई तो बीमा कंपनी की शिकायत पर भाईंदर पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। इसमें एक ही डॉक्टर मिला है जिन्होंने डेथ सर्टिफिकेट बनाया है और उनके 2 नॉमिनीज है फैमिली मेंबर्स। पहले 3 केसेस में लगभग 70 लाख का जो है क्लेम सेटल किया गया। 2 केसेस में 40 लाख का जो क्लेम है वो अभी तक पेंडिंग है। भाईंदर पुलिस ने मामले में 4 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें खुद मृत बताई गई महिला कंचन पई, उसका पति रोहित पई, बेटा और नॉमिनी धनराज पई और डॉक्टर आशुतोष यादव का नाम शामिल है। सबसे पहले परिवार ने महिला को 2021 में मृत बताकर बीमा की रकम ली थी, लेकिन एनडीटीवी की टीम जब भाईंदर पश्चिम में प्रभात नगर की उस बिल्डिंग में पहुंची तो सोसाइटी की सेक्रेटरी ने बताया कि उस नाम की महिला कभी उस फ्लैट में नहीं रही थी। D101 ये 101 है। हालांकि वो लोग अभी फरार हैं तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ वो नहीं रह रहे होंगे, लेकिन जो परिवार रह रहा है उनसे पूछते हैं क्या वो जानते हैं या इनके पहले कभी यहाँ पे रहे होंगे वो, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम हम बात कर सकते हैं 2 मिनट? इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, वो नहीं आ रही है सामने। उसी तरह हम जब आरोपी डॉक्टर की क्लिनिक पहुंचे तो उसकी क्लिनिक मिली, लेकिन खुद डॉक्टर आशुतोष यादव नहीं मिला। वहां मौजूद दूसरे डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर आशुतोष पिछले कई दिनों से नहीं आ रहे। तो मैं इसमें भाईंदर पश्चिम में हूँ, मोरगांव में, जहाँ की डॉक्टर आशुतोष यादव की एक क्लिनिक है और यहाँ पर हम आए हैं। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर आशुतोष यादव यहाँ पर नहीं है, कई हैं, लेकिन अंदर एक डॉक्टर हैं जो डॉक्टर मालूसुरे हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर डॉक्टर आशुतोष यादव कहाँ है और कब से नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये डॉक्टर आशुतोष यादव की क्लिनिक है। हाँ, ये इनका नाम आया है एक केस में जिसमें कि इंश्योरेंस बीमा की रकम लेने के लिए इन्होंने डेथ सर्टिफिकेट दिया था। एक पवित्रा पै और कंचन पै, एक ही लेडी है लेकिन अलग अलग बार उसका दिया गया था। तो वो जो है कि कब दिया था या आपको कुछ जानकारी, आप कब से यहाँ पर हैं? मैं हूँ ज्वाइंट, लेकिन मैं नहीं जानता सर ये, क्योंकि अभी वो कहाँ गए पता नहीं, मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। वो आएंगे तो फिर देखेंगे, आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं आके। पुलिस के मुताबिक अभी तक की जांच में यही लगता है कि बीमा रकम हड़पने के इरादे से ही आरोपियों ने अलग अलग बीमा कंपनियों से 5 टर्म इंश्योरेंस लिए थे। कुछ महीने प्रीमियम भरने के बाद मौत का प्रमाण पत्र देकर बीमा रकम ले लेते थे। ये जो प्राथमिक जांच आप लोग की हुई होगी, तो जो महिला है क्या हकीकत में वो मरी है या फिर उसकी मौत भी फर्जी दिखाई गई थी? प्राइमा फेसिया अभी तक तो महिला सामने आई नहीं है या उसके फैमिली मेंबर्स भी सामने नहीं आए हैं, तो उसकी अभी जांच पड़ताल बाकी है। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जांच अभी शुरुआती दौर में है और सारी कहानी फर्जी दस्तावेजों पर गढ़ी गई है। इससे पुलिस अभी ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन क्या संबंधित सरकारी विभागों और बीमा कंपनी के कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना ये संभव है? पुलिस का कहना है कि वो हर पहलू की जांच कर रहे हैं। मीरा भाईंदर से राजा मयाल और कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और पेपर लीक को लेकर जारी विवाद के बीच उत्तर प्रदेश में पीसीएसजे के परीक्षा के परिणामों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लोक सेवा आयोग ने माना है कि 50 अभ्यर्थियों की कॉपी मिक्स हो गई थी और अब नए सिरे से जो परिणाम है वो घोषित किए जाएंगे। क्या है पूरा मामला, हमारे संवाददाता रणवीर की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जज बनाने के लिए होने वाली पीसीएसजे परीक्षा के नतीजों पर ही सवाल खड़े हो गए हैं।
परीक्षा देने वाले 50 अभ्यर्थियों की कॉपी आपस में बदले जाने की गलती लोक सेवा आयोग ने मान ली है। श्रवण पांडे जो एक अभ्यर्थी था, उसने काफ़ी जद्दोजहद के बाद अपनी जब आंसर शीट देखी तो वह पूरा चेंज पाया। यह पाया कि उसकी आंसर शीट जो इंग्लिश लैंग्वेज की थी वह दूसरे हैंडराइटिंग में। तब उसने यह रिट याचिका फाइल की। जब उसने याचिका फाइल की तो आयोग ने सर्वप्रथम तो कुछ गलतियों को माना। उन्होंने कहा कि कोडिंग के कारण हो सकता है इंटरमिक्सिंग हो गई हो कम से कम 50 अभ्यर्थियों की। दरअसल 2022 में हुई PCSJ परीक्षा का परिणाम अगस्त 2023 में आया। फेल करार दिए गए अभ्यर्थी श्रवण पांडे को यकीन नहीं हुआ कि इंग्लिश के पेपर में उन्हें 200 में से मात्र 47 नंबर मिले हैं। ऐसे में RTI के जरिए श्रवण पांडे ने लोक सेवा आयोग से आग्रह किया कि उन्हें उनकी कॉपी दिखाई जाए। जब आयोग ने श्रवण पांडे को उनकी कॉपी दिखाई तो श्रवण पांडे ने पाया कि वो कॉपी तो उनकी है ही नहीं। इस आधार पर श्रवण पांडे हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने माना कि कर्मचारियों की गलती से 50 अभ्यर्थियों की कॉपी की अदला बदली हो गई थी। मुझे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद पे पूरा भरोसा है कि वो इस मामले की जड़ तक जाएगा और जिसको यह गलती का नाम दे रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट उसकी जड़ तक जाएगा। और ऑनरेबल हाई कोर्ट से मेरी एक और गुजारिश है कि आने वाले समय में दिल्ली MP जैसी स्टेट्स की तरह ऑनरेबल हाई कोर्ट इस इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं ले। लोक सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि 3 अगस्त तक नए सिरे से नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके ये प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जांच का विषय है क्योंकि मामला विचाराधीन है न्यायालय में, तो सारी चीज़ें उनके आदेश के बाद ही तय हों। अगली डेट क्या? 8 तारीख को लगाई है। आयोग के अध्यक्ष का एफिडेविट मांगा है, उसमें सारे पॉइंट वाइज डिटेल्स मांगे हैं कि कैसे कैसे वो आगे कार्रवाई करेंगे। इस मामले में यूपी लोक सेवा आयोग ने अपने 5 कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। 3 को निलंबित किया गया है, वहीं 2 के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया जा रहा है। हालांकि लोक सेवा आयोग की असली चुनौती नए सिरे से नतीजे घोषित करने की है। जो ज्वाइन कर चुके हैं अगर उन्हें हटाया जाए तो भी, और जो ज्वाइन नहीं कर पाए और अब उन्हें पास करके ज्वाइन कराया जाए तो भी, दोनों ही कंडीशंस में विवाद होना तय माना जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग से 4 बिंदुओं पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कितने लोगों के रिजल्ट सही नहीं हैं, अगर दोबारा नतीजे घोषित होंगे तो कितने लोग बाहर जाएंगे, चयन के जरिए नौकरी पाने वाले और नौकरी से हटाए जाने वाले लोगों के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, दोबारा नतीजे घोषित करने की प्रक्रिया का आधार क्या होगा। इसके अलावा कोर्ट ने आयोग से याचिकाकर्ता की सभी 6 प्रश्न पत्रों की कॉपी कोर्ट में पेश करने को भी कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होने वाली है। फिलहाल PCSJ जैसी बड़ी परीक्षा में गड़बड़ी की वजह से लोक सेवा आयोग की साख पर बट्टा तो जरूर लग गया है। माना यह जा रहा है कि ये विवाद इतनी जल्दी निपटने वाला भी नहीं, क्योंकि नए सिरे से जारी किए जाने वाले रिजल्ट्स के बाद जो अभ्यर्थी पास करार दिए गए थे अगर उन्हें बाहर किया जाता है तो उनकी आपत्ति से निपटना भी लोक सेवा आयोग के लिए आसान नहीं रहने वाला। प्रयागराज से अपने सहयोगी दीपक गंभीर और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए। और अब आइए बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां कई जिलों में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई नदियां उफान पर हैं। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। दिखाते हैं उत्तराखंड से आपको ये रिपोर्ट। हरिद्वार में गंगा नदी उफन रही है। पानी इतना ज्यादा कि कार बह गई। NDRF वालों ने लोगों को बचाया। बद्रीनाथ के नीचे बहने वाली अलकनंदा नदी ने भी रौद्र रूप ले लिया है। इस बाढ़ में वो रास्ता भी बह गया जो बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के कार्यों के लिए बनाया गया था। इस कारण रिवर फ्रंट का काम भी बंद हो गया। प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली करने और नदी के पास ना जाने की हिदायत दी है। भारी बारिश से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 1.55 मीटर नीचे ही रह गया है। चमोली में अलकनंदा नदी 952 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का स्तर 957.40 मीटर है। पिंडर नदी
768.11 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का स्तर 773 मीटर है। पिथौरागढ़ में काली नदी 888.30 मीटर पर बह रही है, जबकि नदी का खतरे का निशान 890 मीटर पर है। पिथौरागढ़ की गोरी नदी 604.30 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का स्तर 607.80 मीटर है। सरयू नदी भी 445.50 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का स्तर 453 मीटर है। चंपावत में शारदा नदी का भी यही हाल है। शारदा नदी 217.80 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का स्तर 221.70 मीटर है। लगातार 2 दिन हुई बारिश ने कहर बरपा दिया है। राजधानी देहरादून के कई इलाकों में जल भराव हो गया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने बारिश से निपटने की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी जिलों को मॉनसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं को लेकर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलों के डॉक्टर, दवाइयों, फार्मासिस्ट, एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि आपदा से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है, इसलिए सभी जनपद आम जनमानस को जागरूक करें। सागर स्तर पर इसमें बैठक में गंभीरता को विचार करते हुए जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उनके अंदर नदी नालों की सफाई व्यवस्था और उनको नदियों को चैनल करने की व्यवस्था, पीड़ितों को सहायता तुरंत देने के लिए जो ट्रांसफार्मर, विद्युत पोल, इस प्रकार के जिनसे आपदा बढ़ती है, पूरा कार्य करने के लिए आज ये बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और अपने जो कंट्रोल रूम है उनकी भी व्यवस्था इस पर व्यवस्थित हो गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिले अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 4 जिलों में तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार जिले इसमें शामिल हैं। आईएमडी का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि इस दौरान लोगों को हिदायत बरतने की आवश्यकता है, खासकर नदी नालों के आसपास जाने से बचें। साथ ही अनावश्यक आवागमन करने से बचें ताकि जान माल का नुकसान ना हो। एटमॉस्फेयर अभी भी काफ़ी एनर्जी उसमें है और अनस्टेबल है, तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश जो है थोड़े समय में ही हो जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं जो है एकदम फ्लैश फ्लड है या फिर जो है छोटा मोटा लैंडस्लाइड है, इस तरह की चीज़ें वो देखने को मिलेंगी। तो है बारिश अभी इस वीक जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो उसमें मैंने यही बोला था कि जो नदी नाले हैं, बरसाती नाले हैं, उसमें जलस्तर बढ़ेगा। मूसलाधार बारिश की वजह से प्रदेश के पर्यटन स्थल भी प्रभावित हो रहे हैं। जगह जगह सड़क ब्लॉक हो रही है। नैनीताल में भी घंटों तक लंबा जाम लगा रहा और नैनीताल भवाली हाईवे पर जगह जगह जेसीबी मलबे के ढेरों को साफ करती नजर आई। हाल ही में मुंबई के लोनावाला में पानी के तेज बहाव में बह जाने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद भी लोगों ने सबक नहीं लिया है। देहरादून के माल देवता क्षेत्र में सांग नदी में लोग पानी में मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं और पिकनिक मनाने के लिए पूरे परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। जबकि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन इस अलर्ट से अनजान लोग परिवार समेत नदी में मौज मस्ती कर रहे हैं। कहीं बादल फटने की खबरें तो कहीं भूस्खलन की, कहीं जल जमाव से लोग परेशान हैं तो कहीं बाढ़ में गाड़ियों के बहने की खबरें सामने आ रही हैं। सवाल ये है कि आपदा प्रबंधन की बैठकों के दौर के बाद क्या इस बार मॉनसून में उत्तराखंड के पहाड़ और मैदानी क्षेत्र बारिश झेल पाएंगे? देहरादून से किशोर रावत के साथ दिल्ली से मानसी जोशी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अरे बटन से डिक्की खोल दे इसकी। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।